नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन की तैयारियां तेज नजर आ रही हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर मीटिंग रखी गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहुंचे खड़गे के आवास। बड़ी जानकारी देखिए सामने निकल कर आ रही है। तेजस्वी यादव, संजय यादव, मनोज झा भी पहुंचे। तो बिहार चुनाव में सीट बंटवारे पर हो सकती है चर्चा। ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। तो देखिए, महागठबंधन ने कवायद तेज कर दी है बिहार विधानसभा चुनावों के मद्देनजर, और इसी के मद्देनजर दिल्ली में यह महत्वपूर्ण बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के आवास पर यह मीटिंग, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी खड़गे के आवास पहुंचे हैं। इस तरह की जानकारियां आ रही हैं। तेजस्वी यादव, संजय यादव, मनोज झा भी पहुंचे हैं खड़गे के आवास। तो देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव जिसको लेकर तमाम पार्टियों ने जहां कमर कस ली है, वहीं दोनों ही गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। और यही वजह है कि अब बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। दिल्ली में यह महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह बैठक होगी। तो रणनीति बिहार विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बनाई जाएगी। आज हम लोगों की औपचारिक मीटिंग है और हम लोग बात करेंगे और आगे इलेक्शन में बिहार को लेके क्या स्ट्रैटेजी होगी, इसको हम लोग देखेंगे क्या होता है। तो देखिए, तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया कि स्ट्रैटेजी को लेकर मंथन होगा इस बैठक के दौरान। वहीं तेजस्वी और खड़गे की मुलाकात पर जेडीयू का बयान आया है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। तेजस्वी लालू यादव के लिए राजनीतिक बोझ बन गए हैं। कांग्रेस राजनीतिक रूप से आत्मसमर्पण करती दिख रही है। तेजस्वी नियमित रूप से अदालत में पेश होते हैं। नैतिक महागठबंधन का आंतरिक मामला है, लेकिन माननीय तेजस्वी यादव जी लालू जी के लिए राजनीतिक बोझ हो सकते हैं। अब कांग्रेस पार्टी जिसका एक विरासत रहा है, स्वतंत्रता सेनानियों का विरासत, देश के लिए कुर्बानी देने का विरासत, और वह पार्टी राजनीतिक आत्मसमर्पण ऐसे व्यक्ति के सामने कर दे जो 420 का आरोपी हो, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का आरोपी हो, और जिसकी कोर्ट में पेशी होती हो, तो तेजस्वी यादव पिता लालू यादव हाजिर हो। अब ऐसे व्यक्ति का नेतृत्व अगर कांग्रेस स्वीकार करती है, यह कांग्रेस की राजनीतिक दुर्गति का अंतिम परिणति है। तो वहीं चलिए, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं। दरअसल खड़गे और तेजस्वी की ये बैठक, जहां पर दिल्ली में खड़गे के आवास पर मीटिंग है, बिहार चुनाव की रणनीति पर इस दौरान चर्चा होगी। तो साथ ही साथ टिकट बंटवारे को लेकर भी मंथन किया जाएगा। तो देखिए, टिकट बंटवारे को लेकर भी चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। 17 अप्रैल को पटना में महागठबंधन की बैठक रखी गई है। तो देखिए, बिहार में सीएम फेस को लेकर अहम चर्चा होगी। तेजस्वी यादव को सीएम प्रोजेक्ट कर रही है आरजेडी। तो वहीं कांग्रेस ने खुले तौर पर तेजस्वी के नाम की सहमति नहीं दी है। इस तरह की जानकारियां भी सामने निकल कर आ रही हैं। तो देखिए, जहां मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भी चर्चा होगी, क्योंकि 17 अप्रैल को महत्वपूर्ण बैठक। अब देखिए, बिहार में मौजूदा सियासी समीकरण क्या है, ये भी देख लीजिए। महागठबंधन में 111, आरजेडी 77 और कांग्रेस के 19 विधायक, सीपीआई-एमएल के 11 और सीपीआई के 2, साथ ही सीपीआई-एम के 2 विधायक। ये पूरा समीकरण महागठबंधन का, आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई-एमएल और सीपीआई, साथ ही सीपीआई-एम। तो बिहार में मौजूदा सियासी समीकरण एनडीए का भी देख लीजिए। 131 सीटें, बीजेपी के 80, जेडीयू के 45 और हम के 4, साथ ही निर्दलीय 2। तो बिहार में मौजूदा समीकरण हमने आपको समझाया। एक तरफ जहां एनडीए पूरी तैयारी बिहार विधानसभा चुनावों के मद्देनजर करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं महागठबंधन ने भी बिहार के मद्देनजर कमर कस ली है। और इसी को लेकर दिल्ली में यह महत्वपूर्ण बैठक, जहां पर कांग्रेस पार्टी और यहां पर रणनीति बनाती हुई दोनों पार्टियां नजर आएंगी।
तो आरजेडी और कांग्रेस आज रणनीति बनाएगी बिहार विधानसभा चुनावों के मद्देनजर। सियासी समीकरण क्या रणनीति समझ निकल कर आती है महागठबंधन की, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हाल ही में देखिए अगर एक अपडेट आपको बताएं तो पशुपति पारस ने एनडीए से रिश्ता तोड़ दिया है। और इस बात का जिक्र करते हुए पशुपति पारस नजर आए कि अगर सम्मान मिलता है तो महागठबंधन के बारे में वो सोच सकते हैं। तो क्या समीकरण बदलते हैं? ऑल इज वेल है, महागठबंधन महामजबूत है, महाविजय करने जा रहा है और बिहार की 14 करोड़ जनता ने अपना मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी को मान लिया है। ये तो हमारे विरोधी सहयोगी सब जानते हैं, लोकतंत्र में जनता मुख्यमंत्री बनाती है और श्री तेजस्वी यादव जी बिहार की जनता की पसंद है, उम्मीद है, भविष्य है। इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसलिए विरोधी हमारे बेचैन हैं। हम चुनौती देते हैं कि हमारे एनडीए के लोगों में हिम्मत है तो बताएं कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ही होंगे चुनाव के बाद। सब लोग कहते हैं नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह शिंदे जी के साथ किया वही नीतीश जी के साथ करेंगे, ये सबको पता है। कई चेहरा, कल तो हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि बीजेपी के श्री सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री होंगे। अब तो जेडीयू को मान लेना चाहिए कि सीक्रेट प्लान लीक हो गया बीजेपी का। एनडीए का साथ पशुपति पारस ने कल छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि मैं दलित हूँ इसलिए मेरे साथ गलत व्यवहार किया गया, मुझे धोखा दिया गया। देखिए, दलित विरोधी बताया जो लोग भी आज बीजेपी के साथ एनडीए में सहयोगी दल हैं, सबका हश्र वही होना है। अपने सहयोगियों को बीजेपी मतलब निकल जाता है तो पहचानती भी नहीं है। अभी कई दल और छोड़ेंगे, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। मुर्शिदाबाद में लगातार हिंसा देखने को मिल रही है, कल फिर से पुलिस की वाहन पे झड़प मिला। मुर्शिदाबाद में जिस तरह से आपसी भाई, तो देखिए इस बैठक को लेकर आरजेडी नेता की तरफ से प्रतिक्रिया सामने निकल कर आई और विस्तार से इस खबर पर अपडेट के साथ मेरे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, जानकारियां ये सामने निकल कर आ रही है कि बैठक शुरू हो चुकी है, कौन कौन बैठक में मौजूद है और क्या कुछ रणनीति इस दौरान नजर आ सकती है महागठबंधन की, क्योंकि बड़ी खबर एक ये भी सामने निकल कर आ रही है कि एनडीए से रिश्ता तोड़ दिया है पशुपति पारस ने। जी बिल्कुल, देखिए स्वाति, तय समय से करीब 11 बजे इस बैठक का समय तय किया गया था और बैठक शुरू हो चुकी है। आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव, राज्यसभा सांसद मनोज झा और राज्यसभा सांसद संजय यादव आरजेडी की तरफ से इस बैठक में मौजूद है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, ये सभी लोग इस बैठक के अंदर मौजूद हैं। दरअसल साथी देखिए, सीट बंटवारे को लेकर अभी चर्चा होगी, ये थोड़ा कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि नवंबर के आसपास चुनाव होने हैं। लेकिन अभी जो सूत्र बता रहे हैं कि जो बयानबाजी की जा रही है नेताओं के द्वारा और जो गलत मैसेज महागठबंधन को लेकर बार बार लोगों के बीच में जाता है, उस पर लगाम लगाने की कोशिश की जानी चाहिए। इस तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। साथ ही साथ कन्हैया कुमार की जो रैली निकाली गई थी, जो यात्रा निकाली गई है, उससे खासे नाराज है आरजेडी, खासतौर पर तेजस्वी यादव। और आरजेडी ये भी चाहती है कि पप्पू यादव की भूमिका भी पार्टी तय करे। क्या वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, निर्दलीय सांसद हैं, उनकी भूमिका क्या होगी? इन दोनों मुद्दों को लेकर भी चर्चा इस बैठक में संभव है। साथ ही साथ पशुपति पारस ने एनडीए का साथ छोड़ दिया है, क्या वे महागठबंधन में शामिल होंगे? क्योंकि कल उन्होंने लालू प्रसाद यादव की काफी तारीफ की है। तो क्या ऐसे में आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट और अन्य राजनीतिक दलों के अलावा क्या पशुपति पारस के लोजपा के लिए इस गठबंधन में जगह है या नहीं है? अगर है तो किसके कोटे से उनको सीटें दी जाएंगी? ये सब चर्चा देखिए इस बैठक में संभव है। प्रशांत, एक और महत्वपूर्ण मैं जानकारी आपसे लेना चाहूंगी, आप अपनी बात पूरी करें उससे पहले। मुख्यमंत्री को लेकर, मुख्यमंत्री का जो नाम है उसको लेकर कोई जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं क्या? क्या तेजस्वी यादव के नाम पर मोहर लगेगी? जी देखिए स्वाति, इस बैठक में ये चर्चा नहीं होगी क्योंकि सभी जो महागठबंधन के दल हैं उनके नेता इस बैठक में मौजूद नहीं है। ये बैठक सिर्फ और सिर्फ आरजेडी और कांग्रेस के बीच में है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री पद को लेकर बात करें तो शायद कांग्रेस पार्टी को इसमें कोई गुरेज नहीं है कि अगर तेजस्वी यादव लीड करते हैं या तेजस्वी यादव चेहरा होते हैं, क्योंकि देखिए बड़ा दल है
और अधिकतर सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और अगर ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो फिर ज़्यादा सीटें जीतने की क्षमता भी रखी है। यही एक फॉर्मूला लोकसभा चुनाव में भी था। देखिए 99 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती, तो कोई इसमें दोहराई वाली बात नहीं थी कि नेता विपक्ष किसी और पार्टी का कोई सदस्य बनता। कांग्रेस पार्टी का ही जो चेहरा है वो नेता विपक्ष में, राहुल गांधी नेता विपक्ष में। तो ये तो एक नॉर्मल सी समझने की बात होती है। लेकिन हाँ, इसमें समझौते कैसे हों, कैसे इसमें राय मानी जाए, क्योंकि आपको ध्यान होगा अखिलेश प्रसाद सिंह जो इससे पहले पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष थे, खुद भारत एक्सप्रेस से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव एक बड़ा चेहरा है और वो ही इस चेहरे को, इस गठबंधन को बिहार के अंदर लीड कर सकते हैं। तो अगर वो ज़्यादा सीटें जीतेंगे, ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री या किसी और पार्टी का मुख्यमंत्री बन जाए। तो यह तो देखिए, ये एक समझौता, इंटरनल एक जो समझौता है वो उसको आप मान सकते हैं। लेकिन जो संभावनाएं है कि इस बैठक के अंदर वो चर्चा नहीं होंगी। लेकिन हाँ, कांग्रेस पार्टी पिछले और चुनावों के मुकाबले, स्वाति, ये बात साफ है कि इस बार फ्रंट मूड में चुनाव लड़ेगी, और जो पिछली गलतियां रही हैं कांग्रेस पार्टी की वो इस बार नहीं दोहराई जाएंगी। भले ही 70 सीटों पर पिछली बार चुनाव लड़ा था, लेकिन 19 सीटें ही जीत पाए थे। और आरजेडी ने पूरा जो हार का ठीकरा था वो बीजेपी, जो आरजेडी के ऊपर थोपा था और कहा था कि उनके स्ट्राइक रेट की वजह से ही सरकार नहीं बन पाई है। तो अब यही देखना महत्वपूर्ण होगा कि कांग्रेस पार्टी जो लगातार सर्वे करवा रही है, तैयारी कर रही है और एक कास्ट कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रही है, तो जो सीटें वो चुनती है, क्या आरजेडी उन पर तैयार होगी या फिर नहीं। हम ये भी समझने की आपसे कोशिश करेंगे प्रशांत, जिस तरह से तमाम घोटालों के आरोप भी और उस पर लगातार पूछताछ भी जारी है एजेंसीज की, लालू परिवार पर लगे हुए हैं, क्या लगता है कि मुख्यमंत्री के ऐलान को लेकर अभी थोड़ा महागठबंधन सतर्कता बरतेगा? हो सकता है आफ्टर जो इलेक्शन है वो अनाउंसमेंट हो, क्या लगता है इस तरह की कोई चर्चा चल रही है क्या? क्योंकि मतलब खुलकर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी नाम को लेकर समर्थन करती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि यही जो हाल है वो एनडीए खेमे में भी नजर आ रहा है कि भाई नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, इस पर श्योरिटी नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए बिहार के अंदर जहां एनडीए लगातार कई बैठक कर चुकी है, नीतीश कुमार की मुलाकात जेपी नड्डा से भी हो चुकी है, नीतीश कुमार की मुलाकात अमित शाह से भी हो चुकी है। उस संदर्भ में महागठबंधन के लिहाज से देखा जाए तो ये पहली और महत्वपूर्ण बैठक है। इसमें शुरुआती दौर की जो चर्चा है वो शुरू की जाएगी। सूत्र ये भी बता रहे हैं स्वाति कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें से 2-2 सदस्य दोनों राजनीतिक दलों के होंगे। और जो 17 तारीख को बिहार के अंदर महागठबंधन की बैठक होने जा रही है, उसमें जो अन्य दल शामिल होंगे तो उनमें से भी 1-2 जो सदस्य है वो उस कोऑर्डिनेशन कमेटी का हिस्सा होंगे, जो सीट बंटवारे को लेकर, तमाम आगे की रणनीतियों को लेकर चर्चा करेगी और वही जो मैसेज है या फिर जो जानकारियां है वो हाईकमान तक पहुंचाएगी। लेकिन अगर बिल्कुल आपने सही कहा कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर या फिर कई पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर, राबड़ी, मीसा भारती, उन पर तमाम तरह के जो आरोप है वो लगे हुए हैं और जो मामले हैं वो कोर्ट में चल रहे हैं। तो ऐसे में अभी जल्दबाजी होगा कि किसी का भी नाम घोषित करना, अनाउंस करना चुनाव से पहले। इसीलिए सतर्कता बरतते हुए जो कांग्रेस के लीडर है वो लगातार इसी बात को कह रहे हैं कि पहले चुनावी मैदान में उतरा जाए, बैठ के रणनीति बनाई जाए और उसके बाद मुख्यमंत्री कौन होगा वो तय किया जाए। लेकिन आरजेडी का कहीं ना कहीं ये स्टैंड है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए और इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है कि तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री बना जाए। जी बिल्कुल, देखिए बड़ी जानकारियां लगातार सामने निकल कर आ रही जो प्रशांत हम तक पहुंचा रहे हैं। प्रशांत, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे आपसे कि अभी देखिए हाल ही में हमने देखा कि किस तरह से अब आज रॉबर्ट वाड्रा से भी पूछताछ जारी है ईडी की। रॉबर्ट वाड्रा बहुत ही फिल्मी स्टाइल में पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंचे ईडी ऑफिस और ईडी के सवालों का जवाब देते हुए भी नजर आ रहे हैं। देखिए बिहार में चुनाव होने वाले हैं और रॉबर्ट पर शिकंजा कसता हुआ ईडी का नजर आ रहा है। चुनावी लिहाज से इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए कहीं ना कहीं स्वाति एक जनता के बीच में मैसेज जरूर जाता है कि देखिए रॉबर्ट वाड्रा गांधी परिवार के दामाद हैं, लेकिन अभी रॉबर्ट वाड्रा की ही मैं वक्तव्य को सुन रहा था तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 20 साल पुराने ये मामले हैं और अब तक इनमें कोई नया मोड़ नहीं आया है। मैं अपना सारा पक्ष जो है वो ईडी के सामने रख चुका हूं। पिछली बार भी जब ईडी ने मुझे समन दिया था मैं तो करीब 10 बार ईडी के सामने पेश हुआ और 23,000 पन्नों की जो रिपोर्ट है, जो अपनी तरफ से दस्तावेज है वो मैं ईडी को दे
चुका हूं, ये सिर्फ और सिर्फ मुझे परेशान करने की एक साजिश रची जा रही है और बल्कि जो मामले हैं उसके अंदर कोई भी इस तरह का कोई नया प्रूफ या फिर कहें कि कोई नई जांच जो है वो उसके अंदर नहीं है। देखिए असर तो बिल्कुल स्वाति पड़ता है और कहीं ना कहीं मैसेज भी जाता है कि गांधी परिवार के दामाद हैं और ईडी ने उन्हें समन दिया है। पहला जो समन था वो 8 तारीख को दिया था, अब दूसरा समन दिया गया है। हालांकि आज रॉबर्ट वाड्रा पेश हुए हैं और वॉक करते हुए वो अपने घर से ईडी दफ्तर पहुंचे, तो एक कॉन्फिडेंस उन्होंने कहीं ना कहीं स्वाति दिखाया है कि वो ये जो समन आया है उससे बेहद बिल्कुल चिंतित नहीं है और वो जो उनका पक्ष है वो बिल्कुल मजबूत है। और जो भी जो जानकारी इसका क्या असर पड़ता है ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन एक और प्रशांत जानकारियां हम हासिल करने की कोशिश करेंगे आपसे। सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं, बड़े भाई की भूमिका में क्या आरजेडी ही रहेगी या फिर आरजेडी और कांग्रेस इक्वल जो है सीट शेयर कर सकती है और छोटे दलों को कुछ सीटें दे सकती है? इसको लेकर सूत्रों के हवाले से कोई जानकारी सामने निकल कर आ रही है क्या? जी देखिए स्वाति, इस बात को तो बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगा। देखिए आधे आधे का बंटवारा तो बिल्कुल असंभव है और बड़े भाई की भूमिका में इसमें कोई दोहरे वाली बात नहीं है कि आरजेडी होगी। लेकिन फिर से मैं इस बात को बताना चाहूंगा स्वाति कि कांग्रेस पार्टी इस बार जो पिछले चुनाव में उन्होंने गलती की है, इस बार वो गलती नहीं दोहराएंगे। जातीय समीकरणों को ध्यान रखा जा रहा है, अपना जो सर्वे पार्टी ने करवाया उसका ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि अक्सर कांग्रेस नेता जो हमें सूत्रों जो ऑफ द रिकॉर्ड बताते हैं उनका ये कहना होता है कि आरजेडी ने पिछली बार भी 2020 में हमें ऐसी सीटें दी थी, 70 सीटें दी थी, सम्मानजनक सीटें थी, लेकिन उसमें कई सीटें ऐसी थी जिन सीटों पर जेडीयू और बीजेपी का वर्चस्व था और उसके बाद हम उन सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन हमारे लिए जीत का वहां पे कोई आधार नहीं था। लेकिन इस बार जो है चाहे सीटें थोड़ी बहुत 5-10 सीटें कम हो, लेकिन हम अपनी पसंदीदा सीटों की जो पहल है वो आरजेडी के सामने रखेंगे। हम उन्हीं सीटों को चिन्हित कर रहे हैं और जो लगातार एक जातीय समीकरण बनाने की कोशिश की जाती है बिहार के अंदर, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अति पिछड़ा हो, तो उस पर कहीं ना कहीं फोकस जो है वो कांग्रेस पार्टी का है। और इसी के मद्देनजर देखिए प्रदेश के अंदर जो प्रभारी है कृष्णा अल्लूवारू, उन्होंने पूरे प्रदेश का दौरा करने का एक प्लान तैयार किया है। कई जिलों का वो दौरा कर चुके हैं। संगठन को मजबूत कैसे किया जाए और किन किन मुद्दों को उठाया जाए, क्या कास्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है, इन तमाम चीजों को लेकर पार्टी तैयारी कर रही है। और इसी के चलते कई सर्वे भी जो है वो इन प्रोसेस है। तो यानी कि इस बार कांग्रेस पार्टी एक तरह से आप ये कहे कि पीछे की सीट पर ना बैठकर आगे बराबरी की सीट पर चाहती है और जो बार्गेनिंग पावर है उसको बढ़ाने की कोशिश करेगी, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव रहे हैं स्वाति, उसमें महागठबंधन ने अच्छा जो है परफॉर्म किया था। कांग्रेस पार्टी भी 3 सीटें जीती है, तो वहीं आरजेडी 4 जीती है और 2 वामदल जीते हैं। तो हर एक चीजों को साधने के लिए, हर चीज को कोशिश करने के लिए जो कांग्रेस पार्टी है वो कोशिश करेगी कि एक सम्मानजनक सीटें मिले और जो पार्टी की पसंदीदा सीटें हैं उस पर बार्गेनिंग जो है वो बढ़ाई जाए, ना कि जो आरजेडी के द्वारा सीटें दी जाती हैं जिससे हार का सामना करना पड़ता है और अपना स्ट्राइक रेट घटाना होता है। तो ये इस बार कांग्रेस की रणनीति बदलने वाली स्थिति में देखने को मिल सकती है। प्रशांत, अब हम 17 अप्रैल की बैठक का भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि आज 15 तारीख है और उसके बाद परसों 17 अप्रैल को पटना में महत्वपूर्ण महागठबंधन की बैठक होने वाली है। कौन कौन बैठक में शामिल होगा? राहुल गांधी शामिल होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। इसको लेकर किस तरह की जानकारियां सामने निकल कर आ रही है और क्या उस दौरान सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय किया जाएगा? क्या ये वजह है कि आज दोनों ही बड़ी पार्टियों की बैठक रखी गई है और उसके बाद फिर महागठबंधन की ये बैठक 17 तारीख को? जी बिल्कुल, देखिए हर लिहाज से जो 17 तारीख की बैठक होगी स्वाति, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी कि उसमें पूरा जो महागठबंधन दल है वो उसमें शामिल होंगे। और आज की जो बैठक है वो, जैसा पशुपति बारस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि अगर वो इच्छुक होते हैं आने का, तो उनको लेकर उनका रोल क्या होगा, उनकी पार्टी का रोल क्या होगा, कौन उन्हें सीटें अपने खाते से देगा, तो इन सब चीज़ों को लेकर भी चर्चा होगी। और 17 तारीख को ये जो और तमाम जो महागठबंधन के सहयोगी दल हैं उनके सामने भी ये प्रपोजल रखा जाएगा। लेकिन हाँ, सीट बंटवारे को लेकर जैसे स्वाति पहले बताया कि कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से लोग होंगे। और 17 तारीख में उस बैठक में ये भी तय होगा कि जो अन्य दल है उनकी तरफ से कौन कौन सदस्य इस कोऑर्डिनेशन कमेटी का हिस्सा होंगे और वही कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है सीट बंटवारे को लेकर आगे बातचीत करेगी। लेकिन दोनों ही लिहाज से आज की जो बैठक है वो एक शुरुआत जो है विधानसभा चुनाव को लेकर, महागठबंधन की तैयारियों को लेकर, स्ट्रैटेजी को लेकर उसकी शुरुआत बनाती हुई नजर आई। और तेजस्वी यादव का ये बयान भी हमने सुना कि रणनीति बनाई
जाएगी बिहार विधानसभा चुनावों के मद्देनजर। प्रशांत, एक महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मैं और भी लेना चाहूंगी कि क्या पशुपति पारस ने कांग्रेस या फिर आरजेडी से कोई संपर्क साधने की कोशिश की है, या फिर ये दोनों ही पार्टियों ने कोई संपर्क साधने की कोशिश यहां पर पशुपति पारस से की है? इस तरह की कोई जानकारी सूत्रों के हवाले से, हालांकि आपने भी जिक्र किया कि लालू प्रसाद यादव के तरफ नरमी बरतते हुए नजर आए पशुपति पारस, और दूसरी तरफ ये कहते हुए भी नजर आए कि अगर सम्मान मिलेगा तो गठबंधन के बारे में, महागठबंधन से सोचा जा सकता है। देखिए स्वाति, एनडीए से बाहर आने के बाद पशुपति पारस के पास कुछ खासा कुछ बचा नहीं है, कोई सांसद उनके पास नहीं है, और जो उनके भतीजे हैं चिराग पासवान, वो अब इस वक्त कैबिनेट मंत्री हैं, 5 सांसद उनके पास है। तो अगर देखा जाए तो काफी मजबूत स्थिति में चिराग पासवान है, और पशुपति पारस उतने मजबूत इस वक्त ग्राउंड पर नजर नहीं आते। तो ऐसे में महागठबंधन में जाना ही, अगर अपनी राजनीति को बचा के रखना है, तो उनके पास इसके अलावा और कोई दूसरा जो ऑप्शन है वो नहीं होगा। और शायद हो सकता है कि स्वाति इस बैठक में ये चर्चा हो कि ये पशुपति पारस अगर आना चाहे तो क्या स्कोप उनके लिए हो सकता है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की वो तारीफ कर चुके हैं, लेकिन अभी तक सूत्रों से कोई जानकारी नहीं मिली है कि क्या किसी पार्टी ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की है या नहीं की है। लेकिन अगर ये भी जानकारी है कि अगर कोशिश की जाएगी तो जो उसकी पहल है वो आरजेडी की तरफ से हो सकती है, कांग्रेस शायद इसकी पहल ना करे। तो आरजेडी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के पशुपति पारस से अच्छे संबंध रहे हैं, रामविलास पासवान से भी उनके अच्छे संबंध थे, तो हो सकता है कि आरजेडी कुछ ऑफर जो है उनको दे दे। और पहले ही पशुपति पारस इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि जहां सम्मान मिलेगा वो वहां पर उस गठबंधन के साथ शामिल हो सकते हैं। तो महागठबंधन के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं है किसी और गठबंधन में जाने का। एनडीए वो छोड़ ही चुके हैं। अगर एकला चलो की रणनीति पे जाते हैं तो इतनी पार्टी उनकी मजबूत नहीं है और कोई खासा जो फायदा है वो नहीं मिलेगा। अगर जातीय समीकरण को साधने की कोशिश महागठबंधन कर सकता है तो हो सकता है कि जो पिछड़ा, अति पिछड़ा का जो वोट है, जो कहीं ना कहीं चिराग पासवान के पास है, और लेकिन कुछ हिस्सा जो है अभी भी कहा जाता है कि पशुपति पारस का रेलेवेंस ग्राउंड के ऊपर है। तो ऐसे महागठबंधन कोशिश करेगा कि उस वोट को भी ना अपने से छिटकने दिया जाए, क्योंकि अगर एनडीए के पास चिराग पासवान होंगे तो इनके पास भी पशुपति पारस होंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रशांत, इस खबर पर बहुत ही विस्तार से जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। इस मीटिंग पर आप नजर बनाए रखिए।